गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हो सकता है अगले क्लास तक भी जाएगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जब भी हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं, ये मैंने जैसे NCR, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? व्हेन R = n/2, अगर n इवन है तो। इफ n इज इवन, मतलब जैसे अगर 10CR है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब R 10/2 होगा, दैट इज 10C5। ठीक है, NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज n/2। ऑब्वियसली ये उस समय बात हो रही है जब n इवन है। तो 10CR मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब R इसके हाफ होगा। जब n जो है वो ऑड अगर होगा, जैसे मान लीजिए 9CR, तो ये दो समय मैक्सिमम वैल्यू देगा। एक 9 का हाफ क्या होता है? 4.5। 9 का हाफ है 4.5, 4.5 तो ले नहीं सकते हैं, तो एक बार लेंगे 9C4 और एक बार लेंगे 9C5, एंड यू नो बोथ आर सेम बिकॉज 9CR इज इक्वल टू 9CN-R। ये जो रूल आपने पढ़ा था ना, NCR इज NCN-R। तो 9C4 इज इक्वल टू 9C9-4, दैट इज 5। तो जब n ऑड हो जाए, n जब ऑड हो जाए तो 9C4, 9C5 विल बी द मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। और जब n इवन है तो जस्ट उसका हाफ। बट ये था बाइनोमियल कोफिशिएंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हमको बात करना है, वर्ड देखिए, टर्म की। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मिडिल टर्म होता है, किसी भी एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है एज फार एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर कंसर्न्ड। अभी हमने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछ दूं आपसे a + x टू द पावर 10, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, याद कीजिए जो हमने पढ़ा था, 10 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 10 + 1 11। अगर पावर 11 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 11, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा उसका? 6th टर्म। तो इसके एक्सपेंशन में जो 6th टर्म होगा, 6th टर्म, और मैं लिख के भी एक बार दिखा देता हूं। T6 पूछ रहा है, इसको लिख सकते हैं T5 + 1, बिकॉज TR + 1 इज इक्वल टू NCR, तो 10C5। बाकी जो टर्म है कोफिशिएंट देखिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे दिया। मैंने बताया जब 10 होगा तो 10C5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। TR + 1 होता है NCR, x टू द पावर n-R, y टू द पावर r। तो कहने का मतलब है कि जो मिडिल टर्म होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है। अगर पावर ऑड है, मान लो 11 होता तो नंबर ऑफ टर्म 12 होते, तो वैसे केस में 2 मिडिल टर्म होंगे। ये हो गया बाइनोमियल। अब आ जाइए टर्म पे। ठीक है, तो टर्म तो पूरा हो जाता है। TR + 1 इज इक्वल टू NCR, x टू द पावर n-R, y टू द पावर r। और ये किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है? इसके। ठीक है, x + y टू द पावर n का ये TR + 1 होता है ये। ठीक है, अब आ जाइए कि अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, पहले तो ये वर्ड समझ लीजिए, ये बहुत लोग क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे 5 बड़ा है 4 से, ठीक है, -5 जो है, -5 वो छोटा होता है -4 से, राइट? -5 जो है -4 से छोटा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा है या -4, तो योर आंसर विल बी -4। ठीक है, चूंकि हम साइन को भी कंसीडर कर रहे हैं।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहने का मतलब है यू इग्नोर द साइन। अगर मैं आपसे पूछूं -5 और -4 तो आप इसको बड़ा बोलिएगा। वी फॉरगेट द साइन, सिर्फ उसका जो मॉड वैल्यू है, सिर्फ जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू है, सिर्फ वही हम देखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकली। मतलब हमको साइन से मतलब नहीं है, हमको बस उसके मॉडुलस वैल्यू से मतलब है। और एक होता है अल्जेब्रियाइकली, उसमें क्या है, वी कंसीडर द साइन। जैसे अगर मैं पूछूं -5 -4 में कौन बड़ा है, तो आंसर विल बी -4। अगर अल्जेब्रियाइकली पूछ रहा है तो अगर मैं -5 -4 में पूछूं कौन बड़ा है न्यूमेरिकली, तो -5 बड़ा है। ये बहुत लोग न्यूमेरिकली में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो न्यूमेरिकली मींस वी इग्नोर द साइन, वी जस्ट टेक द मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका जो TR+1 है वो तो ये होगा। अब अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो अब यहां से शुरू होगा आज का जो क्लास का मेन कंटेंट है, कि हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरा TR+1 है दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। जो TR नहीं, TR+1, चूंकि हमको इसका एक्सपेंशन का रिजल्ट डायरेक्ट पता है। तो ये चीज समझिए, ये हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कि अगर कोई चीज बोल रहा है कि वो मैक्सिमम है, TR+1 अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, इसका मतलब ये अपने से एक पीछे वाले से भी बड़ा होगा और एक आगे वाले से भी बड़ा होगा। जैसे अगर मान लीजिए इतना टर्म है, ये अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है ये, इसका मतलब ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा। तो आप बोलिएगा कि सर क्या ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो क्या ये काफी है? क्या इज इट द इनफ क्राइटेरिया? तो यस, इट इज इनफ क्राइटेरिया कि ये इन दोनों से बड़ा है। क्यों? अब ऐसे सोचिए, अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये है 10, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है 6, ठीक है, और ये मान लीजिए 7, तो इसका मतलब अगर T 7 से बड़ा है, 10 7 से बड़ा है, इसका मतलब अगर यहां मैं दे देता हूं आपको कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 9, यहां मैं दे देता हूं 12, ठीक है। अगर कोई टर्म के बारे में बोला जाए कि ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है, तो इसका एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का कि ये टर्म अपने बगल वाले से भी बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाले से भी, राइट साइड वालों भी। और ये मैं इस टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। मतलब अगर TR+1 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होना होगा तो ये TR+2 से भी बड़ा होगा और TR से भी बड़ा होगा। ये TR+1 अगर ये है, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, अपने नेबरिंग दोनों नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, ये क्लियर है? दिस इज द क्राइटेरिया। ऑब्वियसली हम लोग ये लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली बात हो रही है, तो हम लोग को दोनों चीज इंश्योर करना है कि ये अपने एक पहले वाले टर्म से भी बड़ा हो। बात टर्म की हो रही है, नॉट कोफिशिएंट, ये मैं समझा दूं। अभी हम लोग पूरी तरह टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या क्राइटेरिया होगा? TR+1 जो है वो या तो बड़ा या बराबर भी हो सकता है TR से। दूसरा क्या हो जाएगा? TR+1 जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा TR+2 से। ठीक है, मतलब ये एक पहले वाले से भी बड़ा होगा और एक बाद वाले से भी बड़ा होगा। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। TR+1 क्या होता है? NCR x⁻n-r y⁻r। ठीक है, क्यों हमने इक्वल टू भी लिया है? क्योंकि हमने बताया है बहुत सारे केसेस में दो टर्म जो होते हैं, दो टर्म वो इक्वल कोफिशिएंट या इक्वल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये TR है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप R को ऐसे लिख सकते हैं, R-1+1। क्योंकि फाइनली जो हमको रिजल्ट पता है वो हमेशा R+1 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं R-1+1। तो ये क्या हो जाएगा? NC ये वाला टर्म R-1 x⁻
n माइनस ये वाला टर्म एंड y टू द पावर ये वाला टर्म। ठीक है, जब tr+1 का ये रिजल्ट है तो tr के लिए क्या करेंगे, इसके जगह हम r-1 रख देंगे, तो जहां जहां r है वहां वहां r-1 रख दिया हमने। ठीक है, तो NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r ग्रेटर देन NC r-1 x टू द पावर n माइनस r प्लस 1 एंड y टू द पावर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे x टू द पावर n माइनस r है, यहां पे x टू द पावर n माइनस r प्लस 1 है, तो इफेक्टिवली इससे एक ये पावर ज्यादा है तो ये कट जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, ये n माइनस r है, ये n माइनस r प्लस 1 है, तो सिर्फ x बचेगा। y में देखिए यहां r माइनस 1 है, यहां r है, यहां पे एक पावर ज्यादा है तो यहां पे सिर्फ y बचेगा। ये क्लियर है, पावर r है r-1, तो यहां इफेक्टिवली पावर 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार और एक्सपेंड कर। NCR हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसका मॉड लेने का जरूरत नहीं है, इससे हम डिवाइड कर दें। NCR डिवाइडेड बाई ये क्या है, NCR-1 इज ग्रेटर देन मॉड x बटा मॉड y। ये इधर चला गया तो ये मॉड x हुआ, मॉड x बाई मॉड y, और ये तो पॉजिटिव है। इसका बड़ा प्यारा वैल्यू होता है, बट हम याद नहीं करने बोल रहे हैं, आप डिराइव करके देख लीजिए क्या आता है। NCR क्या हुआ, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे है NCR-1, तो n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस r-1, तो n माइनस r प्लस फैक्टोरियल। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x बाई मॉड y। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, डिराइव कर रहे हैं हम लोग, ये कट के देखिए r-1 फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, तो नीचे सिर्फ r बचेगा, बिकॉज दिस इज r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए क्या बचा, ये n माइनस r है, ये n माइनस r प्लस 1 है, तो सिर्फ ये बचेगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x बाई मॉड y। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 बाई r माइनस 1, बिकॉज ये माइनस r बाई r is greater than mod x by mod y. So n plus 1 by r is greater than 1 plus mod x by mod y. हमको किस पे फोकस करना है, इस पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, r। हमको बेसिकली r का रिलेशनशिप निकालना है। लाइक ठीक है, इससे r को कैसे निकालेंगे, ठीक है, देख लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, n प्लस 1 बाई r इज ग्रेटर देन 1 प्लस मॉड x बाई मॉड y। ठीक है, r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n प्लस 1 इज ग्रेटर देन r 1 प्लस मॉड x बाई मॉड y। अब इससे डिवाइड कर दीजिए सबको, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, r is less than equal to n plus 1 by 1 plus mod x by mod y। तो फाइनली हो गया, r जो है वो लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x बाई मॉड y। इसको हम लोग ऐसे भी मॉड को 1 प्लस मॉड x बाई y भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। r जो है वो छोटा होगा, और x और y क्या है, x और y हमारा एक्सपेंशन क्या था, ये x प्लस वाई टू द पावर n। इसका मतलब है कि ये x जो है यहाँ पे है, ये y यहाँ पे है। इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हमको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि टर्म है ना, टर्म में तो x और y का भी टर्म आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट तो ये है नहीं। तो अगर एक्स वाई का भी वैल्यू आएगा तो एक्स वाई के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। तो फाइनली हमको आर इससे
छोटा होगा। अच्छा, आर का बड़ा वैल्यू क्या होगा, मतलब आर किस चीज से बड़ा होगा, वो आएगा जब हम लोग दूसरे वाले को करेंगे। अभी हमने क्या किया था, टी आर प्लस वन बड़ा है टी आर से, उसका मॉड मतलब। अब क्या करेंगे, जब हम लोग ये करेंगे कि वो नेक्स्ट वाले से बड़ा है, तब ये करके देखिएगा। अभी हमने ये पूरा किया, ये जब कीजिएगा तो आ जाएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन, ये तो इतना ही रहेगा, माइनस वन, ये आ जाएगा। ये आपको खुद करना है, बिकॉज जिसका एक्सपेंशन आपको पता है एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर, इसमें आर प्लस टू है तो इसको आर प्लस वन लिख सकते हैं। तो जहां जहां आर है वहां आर प्लस वन लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आर इज ग्रेटर देन एन प्लस वन बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई माइनस वन, यहां बस आ जाता है। इसका मतलब आर इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है, अब इसको अगर एक कॉमन हम इक्वेशन में लिखें, हमको आर पे ही आर का वैल्यू अगर मिल गया तब तो आप बता दीजिएगा ना कि टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे आर आ गया 4, किसी क्वेश्चन में आर आ गया 4 और हमारा ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, टी आर प्लस वन, तो आर इज 4 तो आर प्लस वन इज 5, तो मतलब जो टी 5 होगा वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो देखिए आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई वाई, और ये हो जाएगा आपको n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई वाई माइनस वन। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। r इससे बड़ा होगा माइनस वन वाले से, और उसे इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग कुछ एक मान लेते हैं, n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई वाई को कुछ भी मान लेते हैं m, तो उसे लिखने में इजी होगा। ये m है तो m माइनस वन से लेके r जो है m तक होता है, where m इज दिस वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो इसका एक्सप्रेशन है, r जो है m माइनस वन से लेके m तक होगा, where m इज n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड x बाई वाई। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको वी विल गेट वैल्यूज ऑफ r, इससे हमको ये मिल जाएगा। चूंकि n क्वेश्चन में दिया रहेगा, n इज पावर, x और y जो टर्म है वो दिए रहेंगे, तो जब हमको वैल्यूज ऑफ r मिल जाएगा तो फिर टी आर प्लस वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब अगर r आ गया 10 तो टी आर प्लस वन, तो 10 प्लस वन 11, तो टी 11 जो है, जो 11th टर्म है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो इससे हमको r का वैल्यू मिलेगा और उसको यूज करके हमको टी आर प्लस वन, और आप जब एक बार मिल गया कि टी आर प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो टी 11 अगर जैसे आया तो आप टी 11 यू कैन इजिली फाइंड। आपको ये रिजल्ट याद है, टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। तो बेसिकली आर के वैल्यू से आप बता दोगे कि उस एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे 2 केसेस कैन हैपन। ठीक है, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, m माइनस वन से लेके r m तक होता है, when n इज वन n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई वाई, यही होता है। ठीक है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्सपेंशन क्या है ये। क्या क्या केस हो सकता है, पहला जो m है जिसका वैल्यू आपने निकाला, m इज एन इंटीजर, m अगर इंटीजर आ गया, जैसे m आ गया आपको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो r देखिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 4, m ग्रेटर देन सॉरी r लेस देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू m माइनस वन, तो m माइनस वन इज 4 माइनस वन 3, मतलब r जो है 3 और 4 से के बीच में होगा। बट इक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी भी है और इक्वालिटी है, मतलब आर का क्या क्या परमिशेबल वैल्यू आ गया, 3 भी है और 4 भी है। तो आर का 2 वैल्यू आ गया परमिशेबल, आर बराबर 3, आर बराबर 4। इसका मतलब मैक्सिमम टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन। जब आर 3 लेंगे तो 3 प्लस वन इज 4, टी 4,
जब R4 लेंगे तो T5, मतलब ये दोनों टर्म जो है T4 और T5 बोथ विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, बोथ विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। T4 भी बड़ा हो और दोनों इक्वल होंगे। ऑब्वियसली अगर दोनों टर्म बता रहा है ग्रेटेस्ट है, दो टर्म अगर के बारे में बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब है कि दोनों टर्म सेम होंगे, तभी ना दोनों इक्वल है। अच्छा, केस 2, m इज नॉट इंटीजर। जैसे मान लीजिए m आ गया आपको 3.7, ठीक है, तो क्या रिजल्ट है, r जो है लेस देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू m माइनस 1, तो m 3.7 है, तो 2.7 से लेके 3.7, इसमें r का एक ही वैल्यू आएगा, परमिशेबल वैल्यू 3। r इंटीजर ही हो सकता है, r को फ्रैक्शन मत ले लीजिएगा या डेसिमल, r इज ऑलवेज 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएगा, तो r का वैल्यू एक ही आया 3। तो मैक्सिमम टर्म क्या होता है, TR प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1, तो T4 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। इसमें और बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले में डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ NCR देखते हैं और ये पूरा टर्म की बात करता है, इसीलिए इसमें XY का वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट ये है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इंटीजर हो तब आपको दो वैल्यू आ जाएगा, इंटीजर नहीं हो तो सिर्फ एक वैल्यू आएगा। चलिए, कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो मैंने अभी बताया शुरू में क्लास के, वो हमेशा क्या होगा, जो भी आपका मिडिल टर्म होगा। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर पूछ रहा है तो वो हमेशा मिडिल टर्म होगा। ग्रेटेस्ट टर्म अगर पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट टर्म का भी हमने बताया कैसे निकालते हैं। मैं ये फिर से एक बार बता दूं, TR प्लस 1 होता है NCR, x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r। ये पूरा कहलाता है टर्म और ये कहलाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये मैक्सिमम उस समय होगा जब जो भी मिडिल टर्म होगा उस एक्सपेंशन का, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम NCR। मैक्सिमम टर्म कैसे निकालेंगे वो हमने बता दिया। कभी कभी बोल सकता है मैक्सिमम कोफिशिएंट, बाइनोमियल नहीं लगाया है। याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया था ये वाला एक्सपेंशन, इसमें हमने क्या बताया था, NCR x मतलब ये टर्म होता है x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r। इसको फाइनली क्या आया था, ये आया था। ये पूरा तो टर्म हो गया, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है तब इतना दूर होता है, इसको XY वाले टर्म को हटा के, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो अगर मैक्सिमम कोफिशिएंट पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, क्योंकि आपको A और B का वैल्यू तो नहीं पता है। तो एक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम कोफिशिएंट को हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह टर्म को निकालते हैं। अंतर है उसमें हम x बराबर y बराबर 1 कर देंगे। ध्यान से देखिए, इस टर्म को x और y को हम 1 कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऑब्वियसली 1 पे कुछ भी पावर दोगे तो 1 ही होगा, तो ये वाला टर्म आपको इफेक्टिवली 1 हो जाएगा। तो हम ग्रेटेस्ट टर्म ही निकालेंगे बट उसमें x और y का वैल्यू हम 1 डाल देंगे। तो ये तीन चीज क्लियर रखिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्म, ठीक है। चलिए, एक और पॉइंट है, ठीक है। We must understand that numerically greatest term lose its meaning when we reverse the order। मतलब मैं समझा देता हूं,
जैसे अगर मैं दिया x प्लस वाई टू द पावर n, इसमें पूछा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली आपने बोल दिया फोर्थ। मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और आपने बोला इसका जो फोर्थ टर्म होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर मैं ये बोल दूं अब y प्लस एक्स टू द पावर n, ध्यान से देखिए, जस्ट रिवर्स, तो इसका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा इसका, वो फोर्थ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था पिछले क्लास में कि जब हम ऑर्डर स्वैप करते हैं तो एक का बिगिनिंग से जो फोर्थ टर्म होगा वही चीज एंड से फोर्थ टर्म होगा दूसरे वाले का। ये हमने क्वेश्चन भी किया था एक दो इस पे। तो ये क्लैरिटी समझ लीजिए, भले ही इसके एक्सपेंशन और इसके एक्सपेंशन का फाइनल वैल्यू सेम आएगा बट ऑर्डरिंग अलग होगा। तो इसका जो फोर्थ टर्म होगा वो इसका फोर्थ टर्म नहीं होगा। हाँ, इसका जो बिगिनिंग से फोर्थ टर्म होगा वो इसका एंड से फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, इसका जो एंड से फोर्थ टर्म होगा वो इसका बिगिनिंग से फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो उससे कुछ, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक, और कोई इसमें थ्योरी पॉइंट नहीं। 3 क्वेश्चन है। जैसे पहला तो बहुत सिंपल है, फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये क्या टर्म नहीं बोल रहा है, कोफिशिएंट बोल रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट के लिए तो बहुत सिंपल है। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, टी आर प्लस 1 होता है, ये होता है। इसके केस में क्या होगा, एन सी आर, एक्स मीन्स पहला टर्म, तो 1 पे कुछ भी पावर देंगे तो हटा दीजिए 1 ही रहेगा। y होता है दूसरा टर्म, तो x, तो ये हमारा टी आर प्लस 1 हो गया। मान लेते हैं हम, वी एज्यूम कि टी आर प्लस 1 जो आया इसी का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो कोफिशिएंट यहां क्या है, एनसीआर ही है मात्र, विच इज नथिंग बट बाइनोमियल कोफिशिएंट, विच इज नथिंग बट बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके केस में हमको कोफिशिएंट जो है एनसीआर जो है वही बाइनोमियल कोफिशिएंट आया। एंड वी नो बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम कब होगा, एनसीआर कब मैक्सिमम होता है। 2 केस मैंने बताया, केस 1 when n is even, जैसे n अगर 10 है तो 10 CR कब मैक्सिमम होगा, when R will be n by 2, मतलब ये जो है इसका हाफ होगा। जैसे अगर n 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 10C5, R 100 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 100C50। ठीक है, केस 2 when n is odd, जैसे n मान लीजिए है आपको 7 मान लीजिए, तो 7 के केस में 2 टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर n 7 है तो नंबर ऑफ टर्म है 8। आप ऐसे समझिए, अगर n आपका 7 है तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 8, तो इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। 2 टर्म मिडिल हो जाते हैं व्हेन n इज ऑड। ठीक है, कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, 4th और 5th। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन सा टर्म मैक्सिमम वैल्यू देगा, 4th एंड 5th, सॉरी हाँ 4th एंड 5th। कब जब n कितना था 7, हम उस केस की बात कर रहे हैं। 4th एंड 5th टर्म आपको जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो जो 4th टर्म का कोफिशिएंट होगा और जो 5th टर्म का कोफिशिएंट होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये निकालना बहुत इजी है। जैसे अगर 4th वाला आप निकालना चाहें तो T4 इसको लिख सकते हैं, T3 + 1, TR+1 हो गया, तो NCR 7C3। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 7C4, बोथ आर सेम। तो इस केस में सिंपल है, चूंकि नॉर्मल कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों सिमिलर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्टली कि टर्म कैसे ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग निकालते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे ही क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 2, द लार्जेस्ट टर्म इन द expansion of 3
प्लस 2x 3 प्लस 2x टू द पावर 50 व्हेन, आपको उसको x का वैल्यू देना होगा। ऑप्शन ए 5th टर्म, ऑप्शन बी 6th टर्म, ऑप्शन सी 7th टर्म एंड ऑप्शन डी 8th टर्म। क्योंकि अगर x का वैल्यू नहीं दीजिएगा तो आप टर्म में नहीं बता पाइएगा। टर्म तो इस पे भी डिपेंड करेगा ना कि वो दोनों x प्लस वाई का x और y क्या है। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे? 51। ये तो क्लियर है, जो पावर n होता है 10 + 1। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग ये याद रखिए, m - 1 से m के बीच m क्या होता है? n + 1 / 1 + mod x/y। हमारे केस में देखिए x क्या होता है, इसको और इस x को कंफ्यूज मत करिए। हमारा एक्सपेंशन ये है इन जनरल, ये उसके केस में देखा गया है। तो चलिए m निकालिए। n + 1, n मतलब जो पावर है, तो 50, 50 + 1 = 51 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x क्या है? x मतलब जो पहला टर्म होता है, देखिए तो यहाँ 3 है, बाई y कितना है? y मतलब 2x, y मतलब ये वाला टर्म, तो 2x। अब इसका वैल्यू निकालिए, आपको x दिया हुआ है 2x, x कितना है? 1/5, तो 2x कितना है? 2/5, तो 2 5 ऊपर चला गया, 1 + 5 = 15/2, तो ये हो जाएगा आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 102, और ये 2 + 15 17, तो ये 6 हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अगर m 6 आ गया तो r क्या हो गया? 6, 6 - 1 5। r 5 से 6 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड, इक्वालिटी साइन भी होता है। इसका मतलब r का क्या परमिसेबल वैल्यू आ गया? 5 भी और 6 भी। r आ गया 5 and 6 बोथ। वैसे केस में मैक्सिमम टर्म क्या होता है? ये जो हमने डिराइव किया है, t r + 1 इज आवर मैक्सिमम टर्म। यहां ये मत कर दीजिएगा कि r 5 और 6 आया तो 5th and 6th टर्म मैक्सिमम है। नो नो नो, r 5 and 6 है, बट मैक्सिमम टर्म होता है t r + 1। तो r अगर 5 and 6 है तो r + 1 कितना हो जाएगा? 6 and 7। मतलब 6th और 7th टर्म जो है, ये दोनों मैक्सिमम, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मैक्सिमम होंगे, 6th टर्म एज वेल एज 7th टर्म। ठीक है, ये 2 टर्म होंगे, तो आंसर विल बी, लेट मी चेक, 6th and 7th टर्म दोनों जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर 2 चीज ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होंगे तो जो बड़ा वाला है वो ग्रेटेस्ट होता, लेकिन 2 चीज अगर मैं ग्रेटेस्ट बोल रहा हूं, मतलब बोथ आर इक्वल। चलिए एक और क्वेश्चन है, इफ 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट in the expansion of 1 + x to the power n, if 3 consecutive coefficient की बात कर रहा है, not binomial coefficient, in the expansion b, उसका वैल्यू दिया है 165, 330 एंड लास्ट है 462, then find number of term in 1 + x to the power n। बेसिकली 1 + x to the power n में कितने टर्म होते हैं? n + 1। नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज पावर +1, तो आपको बेसिकली n का वैल्यू निकालना है। n अगर आ गया 20 मान लीजिए, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n + 1 यानी 21। तो ये बोल रहा है कि एनी 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट, तो मान लेते हैं हम, ठीक है, कि जो 3 कंजिक्यूटिव टर्म है हमारा टर्म, वो एक है TR, तो अगला क्या होगा? TR + 1, इसका नेक्स्ट टर्म, फिर TR + 2 टर्म है यहाँ पे। इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इतने हैं, 165, 330, 462। तो TR को कैसे लिख सकते हैं? TR हमेशा इस तरह लिखना होगा आपको, R - 1 + 1, चूंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो T समथिंग +1 है, तो T R + 1 टाइप आ गया, तो NCR, N तो सेम है, C R - 1,
x टू द पावर कुछ भी मत, x तो 1 है उसको हटा दीजिए, y टू द पावर r, y है x टू द पावर r मतलब यहाँ पे r माइनस 1, टी आर प्लस 1 अगला वाला, ये तो आपको इजिली पता है, x तो 1 है तो x टू द पावर r, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ हमारे केस में जो x होता है वो यहाँ 1 है और y जो होता है वो x है। टी आर प्लस 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे r की जगह r प्लस 1 रखेंगे तो एन सी आर प्लस 1 एक्स टू द पावर आर प्लस 1। बट ये सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, कोफिशिएंट मतलब ये, कोफिशिएंट मतलब ये, कोफिशिएंट मतलब ये तो कोफिशिएंट का पार्ट नहीं होता है। तो तीनों का आपको वैल्यू दिया हुआ है। पहला क्या है, एन सी आर माइनस 1, इसका वैल्यू कितना है 165। दूसरा एन सी आर, कहाँ गया एन सी आर, इसका वैल्यू है 330। एंड लास्ट है एन सी आर प्लस 1, इसका वैल्यू है 462। 462 ही है ना, वैल्यू देखने दीजिए हमको, 462, ठीक है। इससे आपको एन और आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी ऊपर में सेम हो नीचे एक एक चेंज हो रहा हो तो एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस कीजिए, अभी हमने किया भी था एक क्वेश्चन में, तो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1, तो ये 330 था, ये 165, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 2, 330 बाई। सिमिलरली एक बार कीजिए दिस डिवाइडेड बाई दिस, एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर, दैट इज 462 डिवाइडेड बाई 330। ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 11 से अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 11 से कर दें तो 11 चुके 44, 2 22, तो 42। फिर 6 से अगर कर दें तो ये 7 और ये 5, तो 6 7 42, 6 5 30, तो 7/5 आया, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत बुक में या हम भी बता देंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। बट आप क्या कीजिए, अभी सेम जो मैंने किया था लिखिए, इसमें खाली नीचे है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। चलिए एक बार हम फिर करके दिखा देते हैं। ये r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैं बता दूंगा, बट अब कितना आप उसको याद रख पाइएगा। नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज 2। तो इससे ये कट गया। अब ये देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, तो नीचे r हो गया। ये n माइनस r फैक्टोरियल है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो जो ये सिर्फ बच गया, दिस इज 2। यही स्टैंडर्ड बेसिकली रिजल्ट होता है कि NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 बाई r। इससे क्या हो गया, एक रिलेशन आ जाएगा, देखिए n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2r, तो n प्लस 1 इज 2r प्लस r इज 3r, ठीक है। यही ना हुआ, n प्लस 1 इज 2r प्लस 3। तो एक रिलेशन हमको मिल गया, एक दूसरे वाले से मिलेगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम डिवाइड करके दिखाएंगे। ये कितना आया था, 7/5 आया था ना, NCR प्लस 1 बाई NCR, ये आया था 7/5, दिस बाई दिस। इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1, तो n माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज 7/5। तो इससे ये कट गया, नीचे आ गया r फैक्टोरियल था r प्लस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल r प्लस 1, तो ये हो गया r प्लस 1। क्यों, दिस इज r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। अब ये देखिए n माइनस r माइनस 1 है, ध्यान से देखिए, सही लिखे, n माइनस r प्लस 1 था, n माइनस r माइनस 1 है और इससे ये एक ज्यादा है। तो हमेशा क्या होता है,
दिस कैन बी रिटन एन माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये सिर्फ एन माइनस आर बचेगा। ठीक है, द सेकेंड विल बी एन माइनस आर बाई आर प्लस 1 इज 7/5। इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 7r प्लस 7। तो क्या हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12r प्लस 7। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आया 5n इज इक्वल टू 12r प्लस 7। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। 12r है, दिस कैन बी रिटन एज 3r इंटू 4, तो 4 इंटू 3r क्या है n प्लस 1 प्लस 7, तो 4n प्लस ये हो गया 4 7 11। ठीक है, 8 मिनट 5n इज इक्वल टू 4n प्लस 4, हाँ ठीक है, तो 5n माइनस 4n एंड n इज इक्वल टू 12, n का वैल्यू आ गया 11। लेट मी चेक, n इज 11। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 11 फाइनली। तो n अगर 11 है तो इसमें कितने टर्म होंगे n प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म विल बी n प्लस 1, तो n 11 है तो 11 प्लस 1 इज 12, तो इसमें 12 टर्म होंगे। ठीक है, n प्लस 1 इज टोटल 12, तो इसमें 12 टर्म होंगे। तो जब भी कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट्स की बात होगी तो मैंने करके दिखाया कि कैसे आप वैल्यू निकालते हैं, एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने यहाँ लाया भी था फाइनली, अगर आप उसको याद करना चाहें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1। देखिए पावर सेम है, मतलब पावर मतलब ऊपर वाला टर्म सेम है। यहाँ कोफिशिएंट जो है 10 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 100 है तो यहाँ 99 है। दिस इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। आप करके भी देखिएगा, इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स। ठीक है, बट जो याद करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ा। किसी भी एक्सपेंशन में कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए वी इग्नोर द साइन, और हमेशा मिडिल टर्म ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट नहीं होगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट में भले वो रूल लगता है, इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें वो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे r m-1 से m के बीच में, बोथ इंक्लूडेड। दो वैल्यू आया तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, एक वैल्यू आया तो एक ग्रेटेस्ट टर्म होगा। x और y के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसलिए जब m निकालते हैं उसमें x और y दोनों है। इसी पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। देन वी विल मूव टू सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जैसे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, ये सब। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। को अच्छे से रिवाइज कीजिए। टुमारो विल सी यू सम मोर कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। थैंक यू। ठीक है।